नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। कहानियां शुरू करें उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। 2014 का साल था। फरीदाबाद, हरियाणा का एक व्यस्त शहर जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है। सेक्टर पैनल्स की कोठी नंबर 387 में कोहली परिवार रहता था। बाहर से देखने में उनका परिवार सुखी और समृद्ध लगता था, लेकिन अंदर से सब कुछ बिखर रहा था। कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली एक घरेलू महिला थी। वो अपने पति सुरेंद्र कोहली और बच्चों की देखभाल में दिन रात लगी रहती थी। सुरेंद्र का बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार था, जो सेक्टर 28 में अच्छा खासा चलता था। उनका परिवार कई साल पहले पंजाब से फरीदाबाद आकर बसा था। उनकी बेटी किरण, जिसे घर में सब प्यार से गुड़िया बुलाते, अब 25 साल की जवान लड़की थी। किरण बचपन से ही आजाद ख्यालों वाली थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, गोरी रंगत, लंबे काले बाल और आंखें जो किसी को भी बांध ले। उसकी पतली कमर और भरी हुई छाती उसे और आकर्षक बनाती थी। जब वो टाइट जीन्स और लोकट टॉप्स में सड़क पर निकलती तो लोग उसे घूरते। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, जैसे वो हर नजर को चुनौती दे रही हो। घर में कोई सख्ती नहीं थी, इसलिए किरण अपनी मर्जी की मालिक थी। एक रात सूरजकुंड थाने के चौकी प्रभारी सोहनपाल अपनी टीम के साथ रात की गश्त पर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी पुलिस कंट्रोल रूम से कॉल आया। कॉल करने वाले ने बताया कि सेक्टर पैंस की कोठी नंबर 387 में कत्ल हो गया है। सूरजकुंड थाना सेक्टर 46 में था और घटनास्थल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। सोहनपाल ने बिना वक्त गवाए अपनी टीम के साथ जीप स्टार्ट की और 10 मिनट में कोठी पहुंच गए। कोठी के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर का मंजर भयानक था। कमरे में खून बिखरा था, अलमारी का सामान इधर उधर पड़ा था, जैसे कोई चोरी के इरादे से आया हो। ऐसा लग रहा था कि चोरों ने घर में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर हत्या कर फरार हो गए। खबर कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली ने दी थी। पुष्पा ने पुलिस को बताया कि उनका पति सुरेंद्र और 12 साल का बेटा नितिन एक दिन पहले उनकी बीमार मां को देखने बठिंडा, पंजाब गए थे। उस रात करीब 9 बजे 2 औरतें बुर्का पहनकर घर आई। पुष्पा ने किरण से उनके बारे में पूछा तो किरण ने कहा कि वे उसकी जान पहचान की है। पुष्पा को बात कुछ अजीब लगी, लेकिन किरण की बात पर भरोसा कर वो चुप रही। कुछ देर बाद किरण एक गिलास पानी लेकर पुष्पा के कमरे में आई। पुष्पा ने अभी अभी खाना खाया था, इसलिए उसने सिर्फ पानी पिया और गिलास मेज पर रख दिया। इसके बाद उसे कुछ याद नहीं। उसे लगा कि वो सो गई थी या शायद बेहोश हो गई थी। देर रात करीब 2 बजे जब उसकी आंख खुली तो वो दहशत में थी। उसके दोनों हाथ और पैर दुपट्टे से बंधे थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने किसी तरह बेड पर पड़ा अपना फोन उठाया और सबसे पहले किरण को कॉल किया, लेकिन किरण ने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी नौकरानी सपना के पति अजीत को फोन लगाया। नंबर तो लगा, लेकिन मुंह में कपड़ा होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाई। हिम्मत जुटाकर वो घिसटते हुए कमरे के दरवाजे तक पहुंची और अपने बंधे पैरों से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। दरवाजे की आवाज सुनकर कोठी में रहने वाला किराएदार राजेश सिंह नीचे आया। उसने बाहर से दरवाजा खोला और पुष्पा को देखकर चौंक गया। उसने फौरन पुष्पा के हाथ पैर खोले और कपड़ा हटाया। तब तक नौकरानी सपना और उसका पति अजीत भी वहां पहुंच गए। पुष्पा ने घबराते हुए पूछा, किरण कहाँ है? राजेश ने कहा, वो अपने कमरे में सो रही होगी। लेकिन जब सब किरण के कमरे में पहुंचे तो वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। किरण बिस्तर पर मरी पड़ी थी। उसका गला किसी तेज धार हथियार से काटा गया था। खून पूरे बिस्तर पर फैला था, जैसे कोई नदी बह रही हो। अलमारी खुली थी, सामान बिखरा पड़ा था।
पुष्पा के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। सोहनपाल ने सुरेंद्र कोहली को फोन कर इस दर्दनाक हादसे की खबर दी और उन्हें फौरन फरीदाबाद आने को कहा। पुष्पा की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ धारा 302 हत्या और 394 लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया। सुबह होते ही एसीपी पूनम दयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच इलाका पुलिस के बजाय सीआईए एनआईटी के इंस्पेक्टर विमल कुमार, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और अश्विनी कुमार को सौंप दी। पुलिस ने किरण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उसकी मौत सांस नली कटने से हुई थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की। पता चला कि किरण के पिता सुरेंद्र कोहली कई साल पहले पंजाब से फरीदाबाद आए थे। 1989 में उनकी शादी पुष्पा से हुई थी। शादी के बाद किरण का जन्म हुआ, जिसे घर में गुड़िया कहकर बुलाते थे। 11 साल बाद बेटा नितिन पैदा हुआ, जो अब 12 साल का था और फरीदाबाद के एक नामी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता था। पुष्पा घर संभालती थी, जबकि सुरेंद्र का कारोबार अच्छा चल रहा था। लेकिन किरण की जिंदगी कुछ और ही कहानी कह रही थी। वो बचपन से ही बिंदास थी। टाइट ड्रेसेस, भारी मेकअप और एक ऐसी अदायगी कि लोग उसकी ओर खिंचे चले आते। उसकी हंसी में एक जादू था, और जब वो नाइट क्लबों में डांस करती तो उसकी टाइट ड्रेस में उभरती कर्व्स हर किसी का ध्यान खींचती। किरण पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह अपने रंग में रंग लिया। 22 नवंबर 2010 को किरण ने परिवार की मर्जी के खिलाफ रंजीत त्रिपाठी से प्रेम विवाह कर लिया। रंजीत फरीदाबाद के लकड़मंडी गांव का था और दूसरे धर्म से था। शादी के बाद किरण अपने मायके से अलग हो गई और रंजीत के साथ दिल्ली के मदनपुर खादर में किराए के मकान में रहने लगी। जिंदगी आसान नहीं थी। खर्च चलाने के लिए दोनों ने प्राइवेट नौकरियां शुरू की। किरण ने एक रियल एस्टेट कंपनी में काम शुरू किया, जिसका मालिक महफूज आलम था। कंपनी का ऑफिस कालिंदी कुज में था, जो किरण के घर के पास था। किरण मेहनती थी और जल्द ही उसने महफूज का भरोसा जीत लिया। महफूज उसे अच्छी सैलरी देने लगा, साथ ही हर सौदे पर मोटा कमीशन भी। किरण की कमाई बढ़ने लगी। वो पैसा खुलकर खर्च करती, महंगे कपड़े, जूते और नाइट क्लबों की सैर। लेकिन ज्यादा पैसा कभी कभी इंसान को भटका देता है। किरण के साथ भी यही हुआ। वो शराब पीने लगी, देर रात तक क्लबों में रहती, डांस करती और कभी कभी अनजान मर्दों के साथ वक्त बिताती। नशे में वो खुलकर हंसती, लोगों को छूती और उनकी बाहों में बहकती। उसकी टाइट ड्रेसेस और बिंदास अंदाज क्लब की लाइट्स में और चमकता। रंजीत को ये सब पसंद नहीं था। उसने कई बार किरण को टोका, लेकिन किरण कहां मानने वाली थी। उसने रंजीत की बातों को अनसुना कर दिया। रंजीत ने पुष्पा को फोन कर किरण की हरकतों के बारे में बताया। पुष्पा ने बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन किरण पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह देर रात शराब के नशे में घर लौटती। रंजीत और किरण के बीच झगड़े बढ़ने लगे। बात इतनी बिगड़ गई कि 27 जून 2013 को किरण ने रंजीत को छोड़ दिया और फरीदाबाद में अपनी मां के पास वापस आ गई। मायके लौटने के बाद किरण की आदतें और बिगड़ गई। वो अब पहले से भी ज्यादा बेलगाम हो गई थी। नाइट क्लबों में रातें बिताना, शराब में डूबना और कभी कभी अनजान लोगों के साथ अंतरंग पल बिताना उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। क्लबों में वो टाइट ड्रेस पहनकर डांस करती, जहां उसका हर मूवमेंट मर्दों को ललचाता। उसकी हंसी और बॉडी लैंग्वेज में एक अजीब सी कामुकता थी, जो उसे और खतरनाक बनाती थी। घर वालों ने जब टोका तो वो गाली ग्लौज पर उतर आती। कई बार तो उसने पुष्पा के साथ भी हाथापाई की। किरण की हाई प्रोफाइल जिंदगी कोहली परिवार के लिए बदनामी का कारण बन रही थी। पड़ोसी और रिश्तेदारों में बातें होने लगी। पुष्पा हर वक्त तनाव में रहने लगी। उनकी बेटी
जो कभी उनकी गुड़िया थी, अब उनके लिए सिर दर्द बन चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस मुसीबत से कैसे निपटे। किरण की हरकतें, उसका नशे में घर लौटना, अनजान लोगों के साथ रातें बिताना और घर में दोस्तों के साथ शराब की पार्टियां करना पुष्पा के लिए असहनीय हो गया था। कई बार किरण घर में दोस्तों को बुलाती, जहां शराब की बोतलें खुलती और रातें हंसी ठिठोली और कभी कभी छुआछूत में बीतती। पुष्पा को लगता था कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। उन्हें पुष्पा की कहानी में कई गड़बड़ियां नजर आईं। उन्होंने कोठी में रहने वाले किराएदार राजेश सिंह, नौकरानी सपना और उसके पति अजीत से अलग अलग पूछताछ की। तीनों के बयानों में विरोधाभास था। सबसे बड़ा सवाल था, किरण ने बिना मांगे अपनी मां को पानी का गिलास क्यों दिया और पुष्पा ने बिना किसी शक के वो पानी क्यों पी लिया। विमल ने गिलास में बचे पानी को सूंघा, लेकिन उसमें कोई गंध नहीं थी। फिर भी उन्होंने गिलास और पानी को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया। दूसरा सवाल, पुष्पा ने बुर्का पहने औरतों की शक्ल सूरत या आवाज के बारे में कुछ भी साफ क्यों नहीं बताया। पुष्पा का जवाब अस्पष्ट था, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। पुलिस ने पुष्पा का मोबाइल सर्विलांस पर लिया और पिछले 6 महीनों की कॉल डिटेल्स निकाली। इस बीच सुरेंद्र, नितिन और कुछ रिश्तेदार फरीदाबाद पहुंच गए। माहौल गमगीन था और किरण की अंत्येष्टि की तैयारी चल रही थी। किरण की नानी भी आई। विमल ने नानी से बात की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ, नानी पूरी तरह स्वस्थ थी। पुष्पा ने सुरेंद्र और नितिन को बठिंडा भेजने के लिए झूठ बोला था कि उनकी मां बीमार है। ये बात पुलिस के शक को और गहरा गई। क्या ये सब पहले से रची गई साजिश थी? पुलिस ने पूछताछ में महफूज आलम का नाम बार बार सुना। पुष्पा ने बुर्के वाली औरतों का जिक्र किया तो पुलिस का शक महफूज पर गया, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने साफ इनकार किया। उसने माना कि किरण उसके यहां काम करती थी और उसे अच्छी तनख्वाह मिलती थी, लेकिन हत्या से उसका कोई लेना देना नहीं था। पुलिस ने पुष्पा की कॉल डिटेल्स में एक नंबर पकड़ा जो पंजाब का था। पुष्पा उस नंबर पर हफ्ते में 2-3 बार बात करती थी। जब पूछा गया तो उसने कहा कि ये उसके मुंह बोले चाचा का नंबर है जो पंजाब में रहते हैं, लेकिन पुलिस को ये बात बहाना लगी। घटना वाली रात पुष्पा के मोबाइल पर 3 कॉल्स रिकॉर्ड हुई। पहली कॉल रात 8 से 9 बजे के बीच आई, जो मिस थी। दूसरी कॉल पुष्पा ने रात 10 बजे उसी नंबर पर मिस्ड कॉल दी। तीसरी कॉल सपना के मोबाइल से आई, जिसे पुष्पा ने रिसीव किया। पुलिस ने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। जांच में पता चला कि सिम फर्जी आईडी और पते पर पंजाब में खरीदी गई थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि हत्या की रात उस नंबर की लोकेशन सेक्टर 45 और आसपास ही थी। अब पुलिस का शक पूरी तरह पुष्पा पर टिक गया। पुलिस ने सपना से सख्ती से पूछा तो मामला खुल गया। सपना ने बताया कि घटना वाली रात उसने कोठी के बाहर एक वैगनार कार खड़ी देखी। उसे शक हुआ तो उसने पुष्पा को फोन कर पूछा कि क्या कोई मेहमान आया है। पुष्पा ने अपने बयान में कहा था कि वो उस वक्त बेहोश थी, लेकिन सपना की कॉल उसने खुद रिसीव की थी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सपना ने ये बात पुलिस को बता दी। अब पुलिस के पास पुख्ता सबूत था कि पुष्पा झूठ बोल रही थी। सख्त पूछताछ में पुष्पा टूट गई और उसने सच कबूल कर लिया। पुष्पा ने बताया कि किरण की हरकतें उसे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसकी बेटी की बदनामी और बुरी आदतें, शराब, नाइट क्लबों में रातें बिताना और अनजान मर्दों के साथ अंतरंग पल उसके लिए मानसिक तनाव का कारण बन गई थी। किरण की जिंदगी अब सिर्फ शराब, पार्टियों और कामुक मस्तियों तक सिमट गई थी। वो क्लबों में नशे में डूबकर डांस करती, जहां उसकी हर हरकत पुरुषों को ललचाती। घर में भी वो दोस्तों को बुलाती, जहां शराब की बोतलें खुलती और रातें हंसी ठिठोली
और कभी कभी छुआछूत में बीतती। पुष्पा को लगता था कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। वो हर वक्त तनाव में रहती और किरण की हरकतें उसे रातों की नींद छीन लेती। आखिरकार इस तनाव ने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। पुष्पा ने अपने गांव के मुंबोले चाचा कुलविंदर सिन्हा को फोन किया, जो जालंधर के कैंट थाने में हवलदार था। उसने कुलविंदर को फरीदाबाद बुलाया और एक खतरनाक साजिश रची। हत्या की रात कुलविंदर अपने एक साथी के साथ फरीदाबाद पहुंचा। रात के अंधेरे में दोनों ने घर में घुसकर किरण का गला तेज धार हथियार से रेत दिया। किरण की चीखें दब गई और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। हत्या के बाद कुलविंदर को 5 लाख रुपए और कुछ सोने के गहने दिए गए। वो उसी रात पंजाब लौट गया। पुष्पा के कबूलनामे के बाद पुलिस ने मामले में धारा 302 हत्या, 394 लूटपाट और 120 बी आपराधिक साजिश के तहत कार्रवाई की। पुष्पा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला 2014 से 2018 तक कोर्ट में चला। 20 फरवरी 2018 को अदालत ने पुष्पा कोहली और कुलविंदर सिन्हा को दोषी ठहराया और दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 22 जुलाई 2019 की शाम पंजाब के पटियाला जिले की घनौर तहसील के राजपुरा रोड पर बसे खेड़ी गंडिया गांव में रहने वाले दीदार सिंह के लिए जीवन का सबसे अंधकारमय दिन बनकर आया। दीदार सिंह एक मेहनती और ईमानदार ड्राइवर था, जो पटियाला की एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। उसका परिवार साधारण लेकिन खुशहाल लगता था। पत्नी मंजीत कौर घर संभालती थी और गांव में सौंदर्य प्रसाधनों और कॉस्मेटिक्स की छोटी सी दुकान चलाती थी। मंजीत एक पढ़ी लिखी और तेज तर्रार महिला थी, जिसकी उम्र करीब 35 साल की थी। उसका चेहरा गोरा, आंखें गहरी और शरीर थोड़ा भरा भरा था, जो उसे एक आकर्षक रूप देता था। गांव की औरतें उसकी दुकान पर आती, मेकअप की टिप्स लेती और कभी कभी उसकी खूबसूरती की तारीफ करती। दीदार और मंजीत के 2 बेटे थे, 10 साल का जश्नदीप सिंह और 6 साल का हरनदीप सिंह। जश्नदीप एक चंचल और होशियार बच्चा था, जिसकी हंसी घर भर को गूंजा देती थी। हरनदीप छोटा था, लेकिन उसकी जिद और मासूम शरारतें हर किसी का दिल जीत लेती। दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते थे और शाम को गांव की गलियों में खेलते हुए गुजारते। लेकिन उस शाम इन मासूमों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो गई। शाम करीब 8 बजे जश्नदीप और हरनदीप घर के पास वाली दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेने गए। दोनों बच्चे पूरे दिन खेलने के बाद थक चुके थे, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की जिद पर अड़े थे। मंजीत ने उन्हें पैसे देकर भेज दिया, सोचकर कि पास ही तो है, क्या हो जाएगा। लेकिन आधा घंटा बीत गया और बच्चे घर नहीं लौटे। मंजीत का दिल धड़कने लगा। वो रसोई में खड़ी सोच रही थी कि बच्चे इतनी देर क्यों कर रहे हैं। तभी दीदार सिंह अपनी भांजी को गांव के बाहर बस अड्डे पर छोड़कर घर लौटा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन घर पहुंचते ही उसने मंजीत से पूछा, मंजीते, जश्न और हरण कहाँ हैं? घर में दिखाई नहीं दे रहे। मंजीत ने जवाब दिया, वे तो 1 घंटा पहले पास की दुकान से कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे। बहुत जिद कर रहे थे ठंडा पीने की। मैंने पैसे देकर भेज दिया। दीदार को मंजीत की इस लापरवाही पर गुस्सा आया। वो मन ही मन सोच रहा था कि बच्चे छोटे हैं, शाम का वक्त है, अकेले क्यों भेजा? लेकिन वो कुछ बोला नहीं। मंजीत ने कहा, सुनो जी, मुझे अब चिंता हो रही है। पता नहीं वे कहीं खेलने में लग गए हों। तुम बाहर जाकर देखाओ, मैं तब तक रसोई का काम निपटा लेती हूं। बच्चे आएंगे तो भूख लगी होगी, खाना मांगेंगे। दीदार का गुस्सा और बढ़ा, लेकिन वो बड़बड़ाता हुआ घर से निकल गया। गांव की संकरी गलियों में बच्चों को आवाज लगाने लगा। दीदार ने पूरे गांव में बच्चों को ढूंढा। उसने आसपास के दुकानदारों से पूछा, पड़ोसियों से बात की, बच्चों के दोस्तों को जगाया, लेकिन किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी। कोई ये नहीं बता सका कि जश्नदीप
और हरण को आखिरी बार कहां देखा गया। रात का सन्नाटा गहराता जा रहा था और दीदार का दिल डूब रहा था। वो थककर घर लौटा और मंजीत को बताया कि बच्चे कहीं नहीं मिले। ये सुनकर मंजीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक मां का कलेजा फट गया। दो दो बेटे शाम के वक्त गायब। वो जोर जोर से रोने लगी, चीखें मारकर दीदार को कोसने लगी। दीदार का गला रुंध गया, आंसू बहने लगे। घर में हाहाकार मच गया। गांव में खबर जंगल की आग की तरह फैली। देहात के लोग मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। आधी रात तक गांव के नौजवान, दीदार के रिश्तेदार और पड़ोसी टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट लेकर निकल पड़े। वे टोलियां बनाकर गांव के अलग अलग हिस्सों में ढूंढने लगे। कुछ लोग 2 किलोमीटर दूर भाखड़ा नहर की तरफ भी गए, जहां बच्चे कभी कभी शाम को घूमने जाते थे। नहर का पानी तेज बहता था और अंधेरे में उसकी आवाज डरावनी लगती थी। लेकिन रात भर की तलाश व्यर्थ गई, कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते ही दीदार, मंजीत और गांव वाले खेड़ी गंडिया थाने पहुंचे। मंजीत की आंखें सूजी हुई थी, चेहरा पीला पड़ गया था। उन्होंने थाने में बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द तलाश की जाए। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया, बच्चों के फोटो लिए और आसपास के इलाकों में पोस्टर चिपकाए। लेकिन गुमशुदगी के मामलों में पुलिस अक्सर ज्यादा सक्रिय नहीं होती। 3 दिन बीत गए, लेकिन बच्चों का कोई पता नहीं चला। दीदार हर रात जागता, मंजीत रो रो कर बीमार पड़ने लगी। गांव वालों का सब्र टूट गया। गुस्से में परिवार और गांव वालों ने राजपुरा रोड पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सड़क जाम हो गई, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हंगामा मच गया। जिले के आला अधिकारी सतर्क हो गए। सांसद प्रणीत गौरवा और कांग्रेस के विधायकों ने एसएसपी पर दबाव बनाया कि मामले का जल्द खुलासा हो। अधिकारियों के निर्देश पर गुमशुदगी का केस अपहरण की धारा में बदल दिया गया। थाना प्रभारी कुलविंदर सिन्हा के नेतृत्व में एक तेज तर्रार पुलिस टीम गठित की गई, जिसमें अनुभवी अफसर शामिल थे। पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने आसपास के दुकानदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की। चौंकाने वाली बात थी कि किसी ने भी पुष्टि नहीं की कि जश्नदीप और हरण उनकी दुकान पर कोल्ड ड्रिंक लेने आए थे। पुलिस ने दीदार के परिवार की पूरी कुंडली खंगाली। दीदार के पिता दर्शन सिन्हा के 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी गुरमेज कौर, जिसकी शादी हो चुकी थी, दीदार सिंह, और छोटा भाई जसवंत सिन्हा, जो शादीशुदा था। दीदार और जसवंत पैतृक मकान के 2 हिस्सों में अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों भाई ड्राइवर थे और दीदार ज्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर रहता था। भाइयों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उनका रिश्ता प्यार और भाईचारे से भरा था। पुलिस ने दुश्मनी के एंगल से जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 27 जुलाई 2019 को भाखड़ा नहर की नरवाना ब्रांच में एक 6 से 7 साल के बच्चे का शव तैरता हुआ मिला। शव बुरी तरह सड़ चुका था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पुलिस ने दीदार के परिवार को बुलाया, लेकिन उन्होंने शव को देखकर इनकार कर दिया। दीदार को यकीन नहीं था कि कोई उसके मासूम बच्चों की हत्या कर सकता है। पुलिस ने शव का डीएनए सैंपल लेकर मोर्चरी में रखवा दिया। कुलविंदर सिन्हा को शक था कि अगर एक बच्चे का शव मिला है तो दूसरा भी नहर में ही होगा। उन्होंने उच्चाधिकारियों से अनुमति लेकर गोताखोरों और तैराकों को बुलाया और नहर के खेड़ी गंडिया से लगे 5 किलोमीटर इलाके में तलाश शुरू की। 4 अगस्त 2019 को नहर से एक और शव मिला, जो करीब 10 साल के बच्चे का था। इस बार दर्शन सिंह ने कपड़ों, हेयर स्टाइल और गले में बंधे काले धागे से शव को जश्नदीप के रूप में पहचाना। अब दीदार को भी यकीन हो गया कि पहला शव हरनदीप का ही था। 5 अगस्त को परिवार ने दोनों बच्चों के शवों की पहचान की और अंतिम संस्कार कर दिया। गांव में मातम छा गया। सवाल उठा कि बच्चों की मौत डूबने से हुई थी या किसी ने उन्हें नहर में धकेल दिया था। दीदार का कोई दुश्मन नहीं था जो इतना क्रूर काम करे।
पुलिस ने दीदार से दोबारा पूछताछ की, लेकिन वो किसी संदिग्ध का नाम नहीं बता सका। वक्त बीतता गया। 17 अगस्त 2019 को एसएसपी विक्रमजीत दुग्गल ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित की, जिसमें डीएसपी घनौर जसविंदर सिंह टिवाना, डीएसपी हेडक्वार्टर गुरदेव सिंह धालीवाल और थाना प्रभारी कुलविंदर सिंह शामिल थे। 20 अक्टूबर 2019 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जिससे साफ हुआ कि बच्चों की मौत डूबने से हुई थी। अपहरण का केस अब अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस बन गया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी। मार्च 2020 में कोरोना महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन लग गया। 5 महीने तक जांच ठप रही, फाइलें बंद हो गई। इस दौरान मंजीत कौर अचानक दीदार का घर छोड़कर अपनी बहन के पास पटियाला शहर चली गई। दिसंबर 2020 में जब लॉकडाउन खुला और जिंदगी पटरी पर लौटी, तो एसएसपी दुग्गल ने एसआईटी को जांच तेज करने का आदेश दिया। अब जांच में नए सुराग मिलने लगे। दीदार को शक होने लगा। उसे याद आया कि जब से उसके बच्चे गायब हुए, तब से उसका मौसेरा भाई बलजीत न तो उससे मिलने आया, न ही फोन पर शोक जताया। नवंबर 2020 में दीदार डीएसपी टिवाना के पास पहुंचा और बोला, सर, मुझे पहले किसी पर शक नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप बलजीत से सख्ती से पूछताछ करें, तो मेरे बच्चों की मौत का राज खुल सकता है। डीएसपी ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या वजह है? दीदार ने बताया कि बलजीत का व्यवहार अजीब था। बच्चों के गायब होने के बाद उसने कोई संपर्क नहीं किया। डीएसपी ने कहा, दीदार, तुमने देर से सही, लेकिन बड़ी काम की बात बताई। अगर बलजीत का हाथ है, तो मंजीत का भी इसमें रोल हो सकता है। दीदार ने इनकार किया, नहीं सर, कोई मां अपने बच्चों का कत्ल नहीं कर सकती। लेकिन डीएसपी को शक था। एसआईटी ने बलजीत को बुलाया। उसके पास सवालों की लंबी लिस्ट थी और बलजीत ने बेखौफ जवाब दिए, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस सबूत या गवाह नहीं था। कुछ लोगों ने बलजीत को छुड़ाने के लिए दबाव बनाया और उसे छोड़ना पड़ा। फिर मंजीत को बुलाया गया। उसने उल्टा दीदार पर इल्जाम लगाया कि उसका किसी औरत से चक्कर है और वो बच्चों को हटाकर मंजीत से छुटकारा पाना चाहता है। इससे मामला और उलझ गया। दिसंबर 2020 में डीएसपी टिवाना ने दीदार, मंजीत और बलजीत के लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए कोर्ट में अर्जी दी। मार्च 2021 में टेस्ट हुए। दीदार के जवाब सही निकले, लेकिन मंजीत और बलजीत ने ज्यादातर सवालों में झूठ बोला। टेस्ट ने साफ कर दिया कि बच्चों की हत्या में इन दोनों का हाथ था। 4 मार्च 2021 को मंजीत और बलजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सनसनीखेज खुलासा हुआ। मंजीत और बलजीत के बीच 3 साल से नाजायज रिश्ता था। दीदार ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और इस दूरी ने मंजीत को बलजीत के करीब ला दिया। बलजीत, जो खेड़ी गंडिया से 5 किलोमीटर दूर महमा गांव का रहने वाला था, राजपुरा रोड पर गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग की वर्कशॉप चलाता था। उसका मंजीत के घर आना जाना बढ़ गया। शुरुआत में यह सामान्य लगता था, लेकिन धीरे धीरे उनका आकर्षण गहरा हो गया। मंजीत की दुकान पर बलजीत दिन भर रहता और दोनों के बीच बातें लंबी होने लगी। एक दिन जब दीदार बाहर था, बलजीत ने मंजीत को छुआ और मंजीत ने विरोध नहीं किया। उनकी नजदीकियां बढ़ी, गुप्त मुलाकातें, दुकान के पीछे छिपकर गले लगना और रातों में फोन पर कामुक बातें। मंजीत का भरा हुआ शरीर और गहरी आंखें बलजीत को पागल कर देती। वो उसके कर्व्स को छूता और मंजीत की सांसें तेज हो जाती। दोनों का रिश्ता शारीरिक सुख तक पहुंच गया। दुकान बंद करके वे एक दूसरे में खो जाते, पसीने से तर होकर। गांव में उनकी नजदीकियों की चर्चा होने लगी। दीदार को जब पता चला, तो उसने मंजीत और बलजीत को दुकान में शटर गिराकर आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, कपड़े अस्त व्यस्त। दीदार का खून खौल गया। उसने बलजीत की बेइज्जती की और मंजीत को मायके में जाकर शर्मिंदा किया।
बलजीत ने अपमान का बदला लेने की ठानी और मंजीत ने दीदार की बेइज्जती का। दोनों ने साजिश रची कि दीदार को उसके बच्चों को मारकर तोड़ देंगे। 22 जुलाई 2019 को मंजीत ने साजिश को अंजाम दिया। दीदार उस शाम अपनी भांजी को बस अड्डे छोड़ने गया था। मौका पाकर मंजीत ने जश्नदीप और हरनदीप को कोल्ड ड्रिंक लाने के बहाने गुरुद्वारा साहिब भेजा। उसने कहा, तुम्हारे चाचा बलजीत वहां इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे। बच्चे मासूम थे और चाचा पर भरोसा करते थे। वे गुरुद्वारा साहिब पहुंचे, जहां बलजीत एक उधार की स्कूटी लेकर खड़ा था। उसने चेहरा कपड़े से ढका था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने बच्चों को स्कूटी पर बिठाया और लंबे रास्ते से भाखड़ा नहर ले गया। उसने बच्चों से कहा कि वो उन्हें कोल्ड ड्रिंक के साथ कुछ खास दिखाएगा। नहर की पटरी पर बच्चों को खड़ा कर उसने उन्हें धकेल दिया। दोनों बच्चे पानी में डूब गए। इसके बाद बलजीत ने मंजीत को फोन कर बताया कि काम हो गया। मंजीत ने बच्चों के गायब होने का नाटक शुरू किया और अफवाह फैलाई कि उनका अपहरण हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला कि बलजीत ने मंजीत को एक सिम कार्ड दिया था, जिस पर दोनों साजिश रचते थे। हत्या के बाद बलजीत ने सिम तोड़कर फेंक दिया। रात 11 बजे वो मंजीत के घर के पास आया और फोन ले गया। पुलिस ने वो फोन बरामद कर लिया। 8 मार्च 2021 तक दोनों रिमांड पर रहे, फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। लाई डिटेक्टर टेस्ट में मंजीत और बलजीत के झूठ पकड़े गए, जबकि दीदार के जवाब सही थे। दोनों ने गुनाह कबूल कर लिया। ये कहानी इतनी भयावह थी कि सुनने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली और लोग कह उठे, भगवान ऐसी मां किसी को ना दे। तो ये थी आज की कहानियां। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।